हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2010 से 23 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हर बार की तरफ पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, आपको पॉइंट बाई पॉइंट उसको नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, और क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ये नहीं कि आप लोग की एक आदत होती है कि क्लास को आधा देखे फिर आधे भी निकल जाते हो, फिर बाद में बोलते हो कि वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ज्यादा टाइम की आपकी क्लास नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की क्लास होगी, तो क्लास को पूरा देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं। आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी को अच्छे से अच्छे मजबूत बनाना चाहते हो, आप भी टॉप 10 की लिस्ट में आने चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे हमारी तरफ से लक्ष्य बैच, ठीक है, शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आप सभी लोगों का एकदम 0 लेवल से तैयारी करवाई जाएगी। और 0 लेवल से तैयारी कराने का मतलब ये है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर पूरा एंड तक। बाकी आपका जो शिखर बैच था उसमें आपका 50% जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए मौका है जो कि अभी उनको लगता है कि मेरी तैयारी एकदम 0 है। अब इसमें आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है? इसमें आपके डेली लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, 10 से 12 घंटे की डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव डाउट क्लासेस है, अगर आपने क्लास में पढ़ा, जो टॉपिक आपका कोई भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, तो उसके लिए अलग से लाइव डाउट क्लासेस भी चलाई जाती है, ताकि आपकी एकदम जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्लास नोट्स पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ही कुछ टाइम बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हफ्ते में एक दिन आपके टेस्ट भी लिए जाते हैं कि आपने हफ्ते में जो पढ़ा तो क्या पढ़ा, कुछ तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल आपको ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपको बुकलेट भी दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस भी है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, और एक खुशखबरी ये है कि पिछले 5 साल का पेपर भी आप लोगों से सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज ही ज्वाइन करे, और शिखर बैच 2.0 से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा, और इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत होती है आपको, तो आप 930 577 7375 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज ही ज्वाइन हो सकता है। चलिए क्लास की स्टार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख गया होगा कि अगुणित कोशिका होती है। देखिए, यहाँ पे जो सेल की बात होती है, कुछ सेल डिप्लॉयड होती है, कुछ सेप्लॉयड होती है। यानी कि कुछ सेल की बात करोगे आप तो क्या होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, क्या होंगी? द्विगुणित। और कुछ ऐसी भी सेल होती हैं जो अगुणित होती हैं। तो द्विगुणित का मतलब बेटा होता है 2n। ठीक है, क्या होता है? 2n। और अगुणित का मतलब होता है n। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगुणित कोशिका होती है, टेपिटम होती है, पराग मात्र कोशिका होती है, परागकण होता है। ठीक है, यहाँ पे परागकण होगा और परागकोश होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि जब हम क्या करते हैं, परागकोश का स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा, मुझे बताने की नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरी कई सारी क्लासेस की होंगी और ये चैप्टर आपका खत्म भी हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर जो होता है परागकोश का, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? परागकोश। परागकोश में बच्चे होते क्या है? तो इसमें आपके होते पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को आप हिंदी में बोलते हो परागकण। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगुणित कोशिका होती है। यहाँ पे टेपिटम, परागमात्र कोशिका, परागकण या परागकोश। तो आपको पता है कि जब परागकोश का आप क्या करते हो? सेक्शन कट करते हो। यहाँ पे आपने इस परागकण के क्या किया? सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने पे आपको 4 धानी दिखाई देती है। ठीक है, 4 क्या दिखाई देती है? लघु बीजाणु धानी दिखाई देती है, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका टेपिटम की भी लेयर होती है, पराग मात्र कोशिका भी होती है, परागकण भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो परागकण होते हैं बच्चे, यहाँ इसके अंदर जो पराग मात्र कोशिका के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगा, ये होते हैं आपके मेल गैमिट। ठीक है, क्या होते हैं? मेल गैमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपके हो जाएंगे परागकण। ठीक है, परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। बाकी आपके टेपिटम, परागमात्र कोशिका और परागकोश सारे क्या है? 2n है, यानी कि द्विगुणित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रारूपी आवृत्तबीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। वही बात है कि जब आपने क्या किया, इस पुंकेसर का क्या किया, ठीक है, ये आपका डायग्राम पुंकेसर का है, इसका आपने क्या किया, सेक्शन कट किया। तो सेक्शन कट करने पे आपको कुछ ऐसे करके संरचना दिखाई देती है ना, ठीक है, ये आपको संरचना दिखाई दी। तो इनमें कितनी लघु बीजाणुधानी, 4, 1 2 3 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे आपके 4, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होंगी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई परागकोश है, परागकोश का जब आप क्या किए, सेक्शन कट किए, ठीक है, यहाँ आपने क्या कर लिया, इस परागकोश का क्या कर लिया, सेक्शन कट कर लिया। आपको पता है कि इस परागकोश के अंतर्गत 3 लघु बीजाणुधानी होती है। 3 लघु बीजाणुधानी के साथ साथ इसके 3 लेयर होती है, ठीक है, सॉरी 4 लेयर होती है। एक सबसे भीतरी लेयर, फिर उसके बाद की एक लेयर, ठीक है, और एक लास्ट में लेयर। तो 4 लेयर में, ठीक है, 4 लेयर में आप सबसे जो, इसको तो आपने बोला लघु बीजाणुधानी, ठीक है, ये वाली जो लेयर होगी ये आपकी होगी लघु बीजाणुधानी। और यहाँ पे जो लघु बीजाणुधानी की बात की लेयर होती है इसको आप बोलते हो टैपेटम, क्योंकि टैपेटम जो होता है वो परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे किसी माँ के गर्भ में जब कोई भी शिशु पल रहा होता है ना, जब कोई भी भ्रूण पलता है तो उसमें होती है अपरा की लेयर। वो अपरा की लेयर क्या करती है, उस भ्रूण को पूरे 9 मंथ तक क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने के साथ साथ उस बच्चे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जो सजीव पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का भी कार्य कौन करता है, अपरा। क्योंकि अपरा से अटैच होती है आपकी रक्तवाहिनी, क्योंकि माता की रक्तवाहिनी और भ्रूण का रक्तवाहिनी दोनों का एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि जन्म के टाइम में वो गर्भनाल काटी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी होता है कि जब परागकोश का आप सेक्शन कट करते हो तो सेक्शन कट करने के बाद आपको 4 लेयर दिखती है। एक टैपेटम की लेयर दिखती है जो सबसे भीतरी लेयर होती है, उसके बाद आपको मध्य परत दिखती है, फिर थर्ड लेयर आपको दिखती है एंडोस्थीसियम की दिखती है, और सबसे बाह्य लेयर आपको दिखती है बाह्य परत, जिसको आप बोलते हो एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परत को पूछ रहा है। तो सबसे बाहरी परत होती है आपकी बाह्य परत, यानी कि क्या बोलोगे, एपिडर्मिस होती है, और सबसे भीतरी परत होती है टैपेटम, जो कि पोषण, परागकण को पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी कि एपिडर्मिस व टैपेटम, ये सबसे बाह्य परत और एक सबसे भीतरी परत, ठीक है। नेक्स्ट, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान पूछ रहा है। आपने बीजांड का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, क्योंकि बीजांड के अंदर क्या होते हैं, भ्रूणकोश होते हैं। भ्रूणकोश के 2 क्या होती है, लेयर होती है, एक बाह्य अध्यावरण, ठीक है, और एक क्या होता है, अंत अध्यावरण, ठीक है, एक बाह्य अध्यावरण और एक क्या होता है, अंत अध्यावरण, ठीक है। ये आपके होते हैं बीजांड की संरचना। अब इसके अंदर बेटा आप क्या क्या देखते हो, इसके अंदर हम बोलते हैं कि बीजाणु जन उत्तक, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, उत्तक होते हैं, या उत्तक ना बोल के जब परिपक्व हो जाता है तो कई सारे यहाँ पे संरचनाएं भी आपको क्या करती है, देखने के लिए मिलती है। तो ये दोनों जहां पे क्या होती है, कोई भी लेयर नहीं होती, वहां पे बोलते हैं अधोस्तरी, ठीक है। बाह्य अध्यावरण ये आपके हो जाते हैं बाह्य अध्यावरण, और ये होते हैं आपके अंत अध्यावरण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक निभाग पाया जाता है, ठीक है, जहां से ये जो बीजांड वृंत होगा, ठीक है, ये वाला जो बीजांड वृंत होगा इसको आप बोलोगे बीजांड वृंत, ठीक है। अब ये बीजांड वृंत क्या करेगा, इस निभाग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि जोड़ने का कार्य करता है। और इसके पीछे वाले इस वाले स्थान को आप बोलते हो चलाजा, ठीक है, क्या बोलोगे, चलाजा। तो यहाँ पे बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग, कहते हैं नाभिका, कहते हैं केंद्रक, कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि नाभिका कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, नाभिका कहते हैं, यानी कि बीजांड का वह स्थान,
ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नाभिका कहते हैं। जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये वाला जो स्थान है यहाँ पे बीजांड वृंत जुड़ा है और इसी स्थान को हम क्या बोल रहे हैं, नाभिका कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निभाग पाया जाता है। अब निभाग, ठीक है, निभाग और नाभिका में आपके अंतर होता है। ठीक है, निभाग और नाभिका में अंतर क्या होगा, यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर लो। यहाँ पे जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नाभिका। क्या बोलेंगे, नाभिका यानी कि न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक वस्तु का, ठीक है, हर एक, अगर कोई भी सेल है, कोई भी अगर जीव है तो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक होता है। आपने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पढ़ा होगा कि जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जितने भी सारे आपके यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मोनेरा जगत ऐसा जगत है जिसमें न्यूक्लियस तो है, ठीक है, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, या भ्रूणपोष में, या ये सभी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि बीजांड में के अंदर, ठीक है, बीजांड के अंदर जो होते हैं आपके निभाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, बी राइट हो जाएंगे कि निभाग में, क्योंकि यहाँ ये वाला जो स्थान होता है, क्योंकि जहां पे बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार के पीछे वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, चलाजा, और हिंदी में क्या बोलते हो, निभाग कहते हो। तो निभाग कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, बीजांड में। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो कि बीजांड काय के पीछे। नेक्स्ट, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। अब एक जो प्रारूपी आवृत्तबीजी, आवृत्तबीजी का मतलब होता है कि जिनमें बीज भी प्रेजेंट हो और जिसका बीज आवरण से, यानी कि कोई एक आवरण है और उस आवरण से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कोष की 7 केंद्र की, 7 कोष की 8 केंद्र की, 8 कोष की 8 केंद्र की, या 7 कोष की 7 केंद्र की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने अभी क्या बनाया, बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय की संरचना बनाई। अब बीजांड के अंदर जब आप क्या देखते हो, गुरु बीजाणु जनन की आप प्रक्रिया पढ़ते हो, तब जब लास्ट में गुरु बीजाणु जनन की क्या होती है, प्रक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, जो भ्रूण कोश के अंदर आपको क्या क्या दिखेंगे, भ्रूण कोश के अंदर आपको यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। इसी तरह यहाँ पे भी आपको बीच में भी क्या दिखाई देती है, 1 सेल दिखाई देती है। तो यहाँ पे कितनी सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कितने बोलोगे, 7 कोष की। ठीक है, कितनी हो गई, यानी कि 7 कोष की हो गई। इसके साथ साथ अगर किसी भी, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी सेल है तो हर एक सेल का अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अगर आप इसकी नेमिंग करते हो तो इसको आप बोलते हो प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हो, प्रतिमुखी कोशिका, इंग्लिश से बोलते हो एंटीपोडल सेल। ठीक है, बीच वाले इसको आप बोलते हो ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों सेल को, इन दोनों कोशिका को आप क्या बोलते हो, सहायक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हो सिनर्जिड सेल। ठीक है, क्या बोलोगे, सहायक कोशिका, और इंग्लिश में क्या बोलोगे, सिनर्जिड सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं बच्चे अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, तो ये होते हैं आपके भ्रूण कोश के संरचना। तो एक आवृत्तबीजी, एक प्रारूपी, यानी या एक परिपक्व भी बोल सकते हो, तो एक प्रारूपी आवृत्तबीजी में 7 कोश की 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बी वाले सही हो जाएंगे कि 7 कोश की 8 केंद्र की, 7 कोश की 1 2 3 4 5 6 7, 8 केंद्र की 3 ए 3 ए 6 हो गया, और 2 ए कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सालिवा में परागण होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सालिवा क्या है, एक
प्लांट्स है, ठीक है, सालिवा का एक प्लांट्स होता है। तो आपने परागण के प्रकार को पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, परागण के बारे में। तो आपको पता है कि परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस, ठीक है। स्वपरागण, स्वपरागण को आप बोलते हो सेल्फ, सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण को बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा परागण की क्रिया है जिसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन परागण की एक ऐसी क्रिया है जिसमें माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम इसका कई सारा होता है, इनमें आपके कई सारे माध्यम देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या दिखेंगे, आपके हवा भी चाहिए, ठीक है, इनको जल की भी जरूरत होती है, किसी किसी में हवा जल, और किसी में क्या होता है, जंतु के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें अलग अलग माध्यम चाहिए होते हैं। आपने एल्गी और ब्रायोफाइट सुना होगा, तो जितने भी आपके एल्गी होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्योंकि उनमें जो निषेचन की क्रिया होती है जल के माध्यम से होती है। हवा के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, आपने मक्का का पौधा देखा होगा, है ना, तो मक्का में क्या होता है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो जंतुओं के द्वारा, अब जंतुओं के कई सारे प्रकार हो जाते हैं, जैसे कीट के द्वारा, घोंघा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, एक अलग अलग आपके क्या आएंगे, प्रकार आएंगे, ठीक है। तो एक सालिवा एक ऐसा प्लांट्स है जिनमें परागण की जो क्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है, ठीक है। किसके द्वारा होगी, कीटों के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, सही, सी सही हो जाएंगे, ठीक है। और एक कब होंगे, कीट का, कीट कैसे करेंगे, जब वो, क्योंकि जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। अब उसका रंग बिरंगा कौन सा प्लांट पौधा पार्ट्स होता है, दलपुंज वाला, क्योंकि उसका बाय दलपुंज तो ग्रीन होता है, लेकिन दलपुंज जो होता है वो रंग बिरंगे होता है, और वो रंग बिरंगे होने की वजह से कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन किससे स्रावित होता है, देखो ये एंड्रोजन जो हार्मोन्स है, ठीक है, अगर आप मानव में किसकी बात करोगे, नर की बात करोगे, ठीक है। नर जो होता है, नर में दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे, दो प्रकार के। ये हार्मोन्स होता है एंड्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स साबित होता है, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो इसमें से एक हार्मोन्स क्या करता है, जो पुरुष के अंदर यानी कि नर के अंदर द्वितीयक लक्षण आते हैं उसको प्रेरित करता है, ठीक है, या द्वितीयक लक्षण लाने का कार्य करता है। और एक हार्मोन्स ऐसा होता है जो क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे काम करता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे कार्य करेगा, वहां से जो हमारी कौन सी होगी, मास्टर, हाइपोथैलेमस पे कार्य किया तो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगी, और मास्टर ग्लैंड के द्वारा LH और FSH हार्मोन्स का क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही LH और FSH हार्मोन्स का रिलीज होगा तो वहां से एंड्रोजन हार्मोन्स का भी स्रावण होने लगेगा, ठीक है। तो ये कहाँ, लीडिंग कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो नर के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस में आपके क्या होते हैं, लीडिंग सेल होती है। तो लीडिंग सेल क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपके ये सही हो जाएंगे कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। यहाँ पे जो सर्टोली कोशिका होती है, तो सर्टोली कोशिका भी पाई जाती है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर होती है शुक्र वृषण पालिका में होती है शुक्रजनक नलिका, और शुक्रजनक नलिका में होती है नरजन्म कोशिका, और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो नरजन्म कोशिका करती है स्पर्म का निर्माण, और सर्टोली कोशिका जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है वहां पे उसको पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये क्या की, पोषण देने का कार्य की। अब स्पर्मेटिड के द्वारा जब आप क्या करते हैं, शुक्र जनन की क्रिया को पढ़ते हो, तो स्पर्मेटिड का क्या हो जाता है, कायांतरण, और जैसे ही स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है वहां पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। तो एंड्रोजन जो एक हार्मोन्स है वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मारुला परिवर्धन की अवस्था है। मारुला एक ठोस गेंद जैसी क्या होती है, संरचना होती है। तो मारुला परिवर्धन की अवस्था है युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की।
कोरक पुट्टी व गैस्ट्रुला के बीच की, अंतःरोपण की बात की, या अंतःरोपण व प्रसव के बीच की। तो मॉरुला कब होते हैं? जैसे ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का क्या हुआ? फ्यूजन होता है। जैसे ही जायगोट बना, जायगोट के 24 आवर्स बाद विदलन यानी कि क्लीवेज की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। क्लीवेज की जो क्रियाएं स्टार्ट होती है वहां पे क्या होता है कि संख्या में, ठीक है, वहां पे आकार में और संख्या में बढ़ोतरी, आकार में वो छोटा होता जाएगा लेकिन संख्या में क्या हो जाते होंगे? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे एक मेल गैमिट, ठीक है, और ये क्या है? फीमेल, मेल प्लस फीमेल, इन दोनों का क्या हुआ? संलयन हुआ। यहाँ क्या बने? जायगोट, ठीक है, क्या बन गए? जायगोट बने। अभी जायगोट बना, अभी जायगोट का क्या होगा? विदलन होगा। तो जायगोट बनने से विदलन की क्रिया कैसे होती है? पहले 2 बना, 2 से 4, क्योंकि यहाँ पे जो विभाजन होता है माइटोसिस विभाजन होता है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो 8 से लेके 16, ठीक है, तो 8 से लेके 16 वाली जो ये 16 वाली अवस्था होती है या 16 वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं? मॉरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉरुला बोलते हैं। तो मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की, क्योंकि आप जायगोट और मॉरुला तक के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं कोरक पुट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे आपके? ये वाले सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? अब स्त्री में, ठीक है, अभी स्त्री की क्या है? गर्भाशय है, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ी भी क्या है? अंडाशय है। यहाँ पे गर्भाशय कितनी परत होती? 3, ठीक है। सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम की लेयर। अब यहाँ पे जैसे ही क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से कितना बना? 2, 4, 6, 8, 16, 32, ठीक है। अब जैसे ही 32 वाली अवस्था आई, 32 वाली आप जब अवस्था देखते हो तो कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होती है वो 32 सेल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ मैं 32 तो नहीं बनाऊंगी, आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जैसे यहाँ पे 32 सेल हुई, 32 सेल बनने के बाद इसको आप बोलते हो ब्लास्टोफोर। ब्लास्टोफोर जैसे ही 32 की अवस्था आई, आपको अचानक यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई देते हैं। चेंज आपको क्या क्या मिलेंगे कि यहाँ के जो कुछ सेल होंगे, ठीक है, कुछ सेल जो क्या होंगी वो साइड साइड में चली जाएंगी, ठीक है, साइड साइड में यहाँ पे आ गई, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कुछ सेल क्या हुई? साइड साइड में आई, और कुछ सेल क्या करती है? एक जगह पे समूह बना लेती है। कुछ सेल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी जो साइड साइड वाली सेल आई है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो समूह में सेल है इसको बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है, अंतराकोश का समूह। ओके, तो इस पूरी वाली अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पे स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मॉरुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था में, या निरुला अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ब्लास्टुला अवस्था में, क्योंकि जिस भ्रूण का रोपण होता है उस भ्रूण को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। तो ये पूरी जो संरचना है इसको आप क्या बोलोगे? ब्लास्टुला, ठीक है। तो इसी ब्लास्टुला का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद इस ब्लास्टुला का जो होता है हमारी मध्य परत होती है, गर्भाशय की मध्य परत में क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या ध्यान देने हैं? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स मानव द्वारा स्रावित नहीं होगा? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो मानव के द्वारा स्रावित नहीं होगा? बताइए।
ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में से कौन सा मानव, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स मानव अपरा द्वारा, ठीक है, क्या होगा, मानव अपरा द्वारा, ठीक है, अपरा द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, मानव अपरा द्वारा क्या होता है, स्रावित नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपके, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कौन सा होगा, एलएच हार्मोन्स। ये एलएच हार्मोन्स को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन स्रावित होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कब स्रावित होगा, जब या तो किसी लड़की में या किसी लड़की में क्या आएगी, किशोरावस्था आएगी। जैसे ही उसकी किशोरावस्था स्टार्ट हुई तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है, क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो होगी वो क्या करेगी, एक मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगी और मास्टर ग्लैंड के द्वारा क्या होगा, एलएच हार्मोन्स का स्रावित होता है। साथ साथ एक होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है, तो इनमें से अगर मानव अपरा के द्वारा कोई भी हार्मोन स्रावित होने वाला नहीं है तो आप क्या बताओगे, एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एचसीजी हार्मोन्स, ये क्या होते हैं, मानव अपरा के द्वारा स्रावित होते हैं। कैसे स्रावित होते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है, 9 मंथ की जो अवस्था होती है तब तक ये हार्मोन्स का स्रावण होता है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को आप प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो इस हार्मोन्स का लेवल हमेशा ज्यादा होना चाहिए। साथ साथ जब प्रसव की क्रिया भी होगी तब भी इस हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है, मस्तिष्क का, फेफड़ा का, रुधिर का, यकृत का। फेफड़ा को लंग्स बोलते हैं, मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं और यकृत लीवर और आपका रुधिर यानी कि ब्लड। देखो यहाँ पे अगर किसी का भ्रूणी मेसोडर्म से विकास होता है तो किसका हो जाएगा, ब्लड का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सी राइट हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है तो किसका होगा, ब्लड का होगा। क्योंकि ये ध्यान देना है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का जो उद्भव होता है या विकास होता है वो मेसोडर्म से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरेला निम्न में से क्या है, शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। देखो शैवाल को क्या बोलते हो, एल्गी बोलते हो। ठीक है, कभी कभी आपके इंग्लिश नाम भी आ जाते हैं ना, एल्गी। जीवाणु को बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ है ही। एकल कोशिका प्रोटीन, प्रियॉन सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, प्रियॉन एक ऐसा वायरस है, वायरस तो आपके बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, वायरस को आप क्या बोलते हो कि सजीव और निर्जीव की कड़ी है। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, लेकिन नॉन सेलुलर होते हुए भी वो हमें रोग ग्रसित यानी कि रोग फैलाने का, संक्रमित करने का कार्य करते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो वायरस होता है जब वो किसी निर्जीव अवस्था में या बाह्य वातावरण में रहता है तो वो निष्क्रिय रहता है। जैसे ही वो किसी सजीव की बॉडी में प्रवेश करता है वो सक्रिय अवस्था में हो जाता है। जैसे ही सक्रिय अवस्था में जाता है वहां पे उसकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ वहां पे रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वहां पे जनन की क्रिया स्टार्ट होगी वहां पे वो ढेर सारी संख्या में वायरस की संख्या बढ़ जाएगी और हमें वो संक्रमित करने का, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और शैवाल क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, ये होते हैं प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, प्लांटिस जगत आपने पढ़ा होगा जिसको एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या किया गया है, बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, डाइवर्सिटी को देखते हुए कि अध्ययन करने में, पहचानने में कोई दिक्कत ना हो तब। और बांटा कैसे गया, उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे इसको अलग अलग क्लास में, अलग अलग जगत में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो क्लोरेला जो होता है शैवाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, शैवाल। प्रोटोजोआ क्या होंगे, प्रोटोजोआ जो एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा पैरामीशियम, अमीबा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, और भी ऐसे सारी बहुत लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाने में, ठीक है, काम करता है। और एकल कोशिका प्रोटीन जो होते हैं प्रियॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोरेला जब भी पूछा जाएगा कि क्लोरेला क्या होता है तो आप बताओगे शैवाल होते हैं, क्योंकि एल्गी के अंतर्गत जो क्लास होते हैं तो एक क्लास का वो क्या है, जेनेरा है। ठीक है, नेक्स्ट,
जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। जायांग की बात आप जानते हो कि जायांग की इकाई को, ठीक है, जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये आप संरचना को, ये वाली जो आपको संरचना सामने दिखा रही हूं मैं, आप इसको भली भांति पहचानती होंगे ना। यहाँ पे जो घुंडी नुमा भाग होता है इसको आप क्या बोलते हो? स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हो वर्तिकाग्र। ये जो पतली थोड़ी सी स्टाइलिश होती है इसको आप बोलते हो स्टाइल, और हिंदी में बोलते हो वर्तिका। और इस फूले हुए भाग को, ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग रहता है इसको आप बोलते हो अंडाशय, इंग्लिश में बोलते हो ओवरी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? ओवरी है। अगर इसी तरह कोई एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में ऐसे ही करके बहुत सारी क्या होंगी? आपकी ओवरी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी, साथ साथ आपकी इधर भी दिखाई देंगी। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे? विक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी, ठीक है। तो जहां पे कई सारी जो स्त्री केसर, ठीक है, जहां पे जायांग की कई सारे स्त्री केसर प्रेजेंट होंगे उसको आप बोलते हो युक्तांडपी, यानी कि जहां बहुत ज्यादा क्या हो? जोड़ हो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएंगे आपके? बी, यानी कि युक्तांडपी होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा है, नागफनी है, शीशम है या एकेसिया है? तो नागफनी आपको पता है जो कैक्टस होती है वो मरुद्भिद स्थान में पाई जाती है जहां पे वाटर की क्या हो? कमी हो, ठीक है। सिंघाड़ा आपका कहाँ पाया जाता है? जल में। शीशम आपके कहाँ पाए जाते हैं? स्थल में, ठीक है। शीशम कहाँ पाए जाएंगे? स्थल में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा आप क्या ठीक करोगे कि सिंघाड़ा जो होते हैं जलोद्भिद पौधा होता है, क्योंकि जो सिंघाड़ा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैलिस्नेरिया के पुष्प हैं वायु परागित, कीट परागित, जल परागित या जंतु परागित? देखो कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो जल परागित होते हैं। जल परागित का मतलब क्या होता है कि जिनमें जल के द्वारा परागकण की यानी निषेचन की क्रिया हो, ठीक है, यानी कि निषेचन करने के लिए एक जल माध्यम बने। वायु परागित पुष्प वैसे पुष्प होते हैं जिस फ्लावर में निषेचन करने के लिए वायु माध्यम बने। जंतु परागित वे होती हैं कि जिस फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है उसके लिए जंतु माध्यम बने। तो वैलिस्नेरिया के पुष्प हैं वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या जंतु परागित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? जल परागित, क्योंकि जो वैलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जो जल में पाया जाने वाला पौधा है और इनमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होगी, जो परागण की क्रिया होगी वो जल के द्वारा होगी। क्योंकि क्या होगा कि ये पौधा, अगर यहाँ पे एक पौधा लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक वैलिस्नेरिया का प्लांट्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? एक वैलिस्नेरिया का प्लांट्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है? फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्लावर्स भी लगा दो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? फ्लावर्स है। अब ये प्रेजेंट कहाँ है? पाए कहाँ जा रहे हैं? जल में, ठीक है, कहाँ पे है? जल में है। तो जल के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या होगा? किसका परागकण इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसे माध्यम जो होते हैं उसको जल परागित बोलते हैं। तो जो वैलिस्नेरिया होता है जल परागित पुष्प है, जल में पाए जाने वाला पौधा है, इसलिए इसमें निषेचन की जो क्रिया होगी, परागण जो होगा वो जल के माध्यम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करोगे? सी करोगे। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी बनता है, चलाजा बनता है, गुरु बीजाणु बनता है या लघु बीजाणु बनता है? आपने गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ी होगी। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में अंडाणु का निर्माण यानी ओवम का निर्माण होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये तो आपने किस में पढ़ा? किसी मानव के अंदर। आप प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ते हो? लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी कोशिका की बात करते हो। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगर किसी चीज का निर्माण होता है तो किसका होता है? गुरु बीजाणु का होता है, ठीक है। किसका होगा? गुरु बीजाणु से, क्योंकि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणु का निर्माण करती है और ये गुरु बीजाणु जो होते हैं एन होते हैं, ठीक है, यानी कि अगुणित होते हैं। नेक्स्ट, पुष्पी पौधा में नए युग्मक का, ठीक है, पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? कोई फ्लावरिंग पौधा है, ठीक है, कोई भी क्या है? फ्लावरिंग पौधा है और उसमें नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? कायिक कोशिका से,
लघु बीजाणु से, जनन कोशिका से, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। आपने लघु बीजाणु जनन के प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ते हो? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। जैसे ही लघु बीजाणु जनन होता है, ठीक है, तो लघु बीजाणु से क्या बने? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु में, लघु बीजाणु धानी के अंदर बच्चे क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है। तो ये परागकण, यहाँ तक जो ये सिर्फ परागकण है, लेकिन यहाँ पे अभी मेल गैमेट का निर्माण नहीं हुआ है। मेल गैमेट का निर्माण कब होगा? जब ये परागकण, ठीक है, जब ये परागकण क्या करेंगे? फ्लावर के वर्तिकाग्र पे, स्टिग्मा पे क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। जैसे ही स्टिग्मा पे जाते हैं, आपने परागकण की संरचना को पढ़ा होगा। परागकण की संरचना जो होती है वो 2 लेयर्स होती है, ठीक है। एक अंतर लेयर, ठीक है, एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल होती है। तो बाह्य चोल जो होती है वो क्या होती है? छिद्रित होती है। छिद्रित क्या होती है? ये होगी अंतःचोल, और ये क्या होती है? बाह्य चोल। ठीक है, कुछ ऐसे परागकण की संरचना होती है ना। इसके अंदर आपको कुछ और भी दिखता है। दिखता है क्या है? यहाँ पे आपको एक जनन केंद्रक दिखता है, ठीक है, जनन कोशिका दिखती है, और इसी में आपको एक कायिक कोशिका दिखती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इनके क्या होते हैं? यानी कि कोशिका द्रव्य भी पाए जाते हैं। अगर कोई भी सेल है तो हर सेल का क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा। इसको आप बोलोगे बाह्य चोल, ठीक है, बाह्य चोल। तो बाह्य चोल जो बनी होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। तो जहां पे स्पोरोपोलिनिन का अभाव होगा वहां पे एक छिद्र पाया जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहे हैं? छिद्र। तो इस छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र, ठीक है। इस वाली लेयर को बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल, ठीक है। इसको बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। और यहाँ पे एक सेल है, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अब जैसे ही परागकण की क्रिया होगी, ये परागकण क्या करेंगे? किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, तो यहाँ से ये जो जनन कोशिका होती है ये क्या करेगी? समसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या करेगी? सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। तो यहाँ पे एक है, तो एक से कितनी बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 नर युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। 2 नर युग्मक का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है यानी कि कायिक कोशिका है, ये भी क्या करती है? डिवाइड होती है और अपने आकार में बढ़ा के क्या करती है? पोलन ट्यूब को बनाती है, जिसको बोलते हैं परागनलिका। और यही परागनलिका क्या करती है? अंडाशय में भेजती है, और परागनलिका ही क्या करती है? मेल गैमेट को अंड कोशिका से और ध्रुवीय कोशिका से मिलाने का कार्य करती है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएंगे? जनन कोशिका। अगर मेल गैमेट किसी से बन रहा है तो परागकण के अंदर जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका में होगा मेयोसिस डिवीजन। मेयोसिस डिवीजन से 2 मेल गैमेट का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका है प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका ए और बी दोनों। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो क्या होती है? ठीक है, तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है क्या होती है? द्वितीयक केंद्र। क्योंकि आपने क्या देखा होगा? भ्रूण कोश यहाँ पे होती है एंटीपोडल सेल, यहाँ पे होती है सिनर्जिड अंड कोशिका, और यहाँ पे क्या होती है? ध्रुवी या ध्रुवी न्यूक्लियस बोलते हैं, या तो यहाँ पे द्वितीयक केंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन है? तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो क्या होती है? द्वितीयक केंद्रक होती है, ठीक है। क्या होंगे? द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट, वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता, मक्का में नहीं होता, सैलिवा में नहीं होता। तो वायु परागण किसमें नहीं होता? कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होंगे जिसमें, क्योंकि परागण की जो माध्यम है वो क्या है? अलग अलग है। तो सैलिवा का पौधा एक ऐसा फ्लावर है जिनमें परागण की या पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी? कीटों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? सही होगा कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो सैलिवा में वायु परागण क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। बाकी गेहूं में, घास में, मक्का में, इनमें क्या होंगे? वायु परागण प्रेजेंट होंगे। क्योंकि वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनका मेल गैमेट
यानी वर्तिकाग्र और पुंकेसर साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनका परागकण क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, जो कि हवा में आसानी से क्या कर सके, उड़ सके। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूणपोष में, ठीक है। अब भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, N, 2N, 3N, A और B दोनों, A और C दोनों। तो कितने होते हैं, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखो A और C दोनों, A और C दोनों कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इस भ्रूणकोश के अंदर, ठीक है, इस भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, जब परागकण पहुंचेगा तो एक परागकण किससे संलयित होता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या होती है अंडकोश का, ये अंडकोश का क्या है, यन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो द्वितीय केंद्रक है, एक कितने केंद्रक है, 2N ना, तो क्या हो जाएंगे, 2N होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि A और C दोनों, यानी कि N और 3N दोनों, ठीक है, N और 3N दोनों। नेक्स्ट, सटोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में, ठीक है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि सटोली जो कोशिका होती है जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, तो वो पाई जाती है कहाँ पे, वृषण में, यानी कि टेस्टिस में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिन पुट्टिका कहाँ पाया जाता है, मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में। अब ग्राफिन पुट्टिका, तो ग्राफिन पुट्टिका जो होती है वो मानव के अंडाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निषेचन आंतरिक होता है तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, या उभयचर में। अब निषेचन की भी जो प्रक्रिया होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो निषेचन आंतरिक होता है, तारा मछली में होता है, शार्क में होता है, हड्डीदार मछलियों में होता है, या उभयचर में होता है। तो जो शार्क होती है, शार्क में जो निषेचन की क्रिया होगी वो क्या होगी, इंटरनल होगी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर क्या होते हैं, आंतरिक निषेचन क्या होगा, किसी भी, कोई भी जीव है, ठीक है, अब वो चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, या चाहे मानव ही क्यों ना हो, तो उनमें शरीर के अंदर होगा, ठीक है, मादा शरीर की कहाँ पे होगा, अंदर होगा। एग्जाम्पल, जैसे किसी भी महिला के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, उसकी अंडवाहिनी की जो एम्पुला वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। एम्पुला को आप हिंदी में बोलते हो तुम्बिका। तो ये जो निषेचन हो गया, क्या हो गया, आंतरिक निषेचन। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के, मादा शरीर की, ठीक है, वो कहाँ होगी, बाहर होगी, ठीक है। तो ऐसे निषेचन को बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो शार्क जो होता है, शार्क में जो निषेचन की क्रिया होगी वो शार्क की फीमेल बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएंगे, बी। नेक्स्ट, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। तो युग्मक निर्माण की क्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है दो प्रकार की, अंड जनन, शुक्र जनन। तो अंड जनन से अंडाणु का निर्माण, शुक्र जनन से शुक्राणु का निर्माण। इसी तरह प्लांट्स में गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु से मेल गैमेट का निर्माण और गुरु बीजाणु से फीमेल गैमेट का निर्माण। लेकिन यहाँ पे आपका मानव के पूछ रहा है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु है, यानी कि शुक्र जनन की क्रिया हुई, शुक्र जनन से एक शुक्राणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये क्या होते हैं आपके परिपक्व शुक्राणु, ठीक है। तो ये टोपी नुमा जो भाग है ना, तो उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम, मिसोसोम, एपिसोम, स्पोरोसोम, ठीक है। तो देखो इस टोपी नुमा वाले भाग को हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इस लास्ट वाले भाग को बोलते हैं टेल, यानी कि पूंछ, इसको बोलते हैं मध्य भाग। इस मध्य भाग के अंदर होते हैं माइटोकांड्रिया, क्योंकि इस स्पर्म को गति करने के लिए, तेज भागने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, माइटोकांड्रिया भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में इसके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है।
तो इसको आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियस। तो सबसे ऊपर जो टोपीनुमा भाग होता है उसको क्या बोलते हो, एक्ट्रोसोम बोलते हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। और मानव के अंदर जो शुक्राणु है, मानव के शुक्राणु में जो एक्रोसोम की एक संरचना है, जो टोपीनुमा भाग है, उसका निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गाल्जी काय द्वारा या अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा। ठीक है, तो गाल्जी काय के द्वारा मानव में जो एक्रोसोम होता है ना, उसका क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि गाल्जी काय का काम होता है एंजाइम को स्रावित करना। तो यहाँ पे जो शुक्राणु के ऊपर जो टोपीनुमा भाग एक एक्रोसोम पाया जा रहा है, ये करता है एंजाइम का स्रावण। जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, मिलन होता है, यानी कि जो फ्यूजन की क्रिया होती है, तो ये यहाँ से जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, एंजाइम को स्रावित करते हैं। जैसे ही अपने एंजाइम को स्रावित करता है, तो यहाँ पे जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, अंडाणु की दो लेयर होती है, एक होती है आपके ज़ोना पेलुसिडा की और एक होता है कोरोना रेडिएटा की। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आ गई, कोरोना रेडिएटा आ गई और यहाँ पे क्या है, ज़ोना पेलुसिडा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, वीर्यसेचन की क्रिया हुई, वीर्यसेचन की क्रिया के द्वारा जैसे ही जो स्पर्म है मादा शरीर के अंदर गए और मादा शरीर के अंदर से गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाएंगे, उसके अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में जब क्या होगा, यहाँ पे एग होगा ना, जैसे ही अंडवाहिनी में यहाँ पे एग होगा, तो जो शुक्राणु होते हैं तेजी से, ठीक है, तेजी से ये भी क्या करते हैं, मूवमेंट करके, क्योंकि देखो मिलियन की संख्या में वीर्यसेचन की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे अगर सब कोई शुक्राणु पहुंचता है तो एक ही ऐसा शुक्राणु होता है जो कि अंड को निषेचित कर पाता है, और उसमें से सबसे अच्छा क्वालिटी वाला होगा वही क्या करेगा। अब यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा होगी, इसको क्या करेगा, ये शुक्राणु होगा अपने एंजाइम को स्रावित करेगा। जैसे ही एंजाइम स्रावित हुई, इसके लेयर को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ज़ोना पेलुसिडा के अंदर क्या करेगा, भेदने का कार्य करेगा। अब जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा के अंदर आया और दोनों का क्या हो गया, N+N क्या बन गया, 2N यानी कि जाइगोट का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाल्जी काय के द्वारा, क्योंकि गाल्जी काय ही क्या होता है, एंजाइम का पाचन करना या श्रावण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, मोरुला होता है, गैस्ट्रुला होता है, युग्मनज होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जाइगोट बना, जाइगोट से क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से क्या बने, ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, गर्भाशय के स्तर में रोपण हो जाता है, जिसको आप बोलते हो अंतःगर्भाशय, अंतरोपण। ठीक है, क्या बोलते हो, अंतरोपण। जैसे ही अंतरोपण आया, वहां पे क्या हो जाती है, सगर्भता, यानी कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, कि कोई भी महिला है वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, डी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एलेंटांस में, एमनियोटिक गुहा में, ठीक है, तो मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एलेंटांस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में या पेरिटोनियल गुहा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एमनियोटिक गुहा में, क्योंकि जो भ्रूण होता है वो प्रेजेंट होता है एमनियोटिक गुहा में। ठीक है, क्योंकि जो भ्रूण है वो किसी झिल्ली में क्या होता है, कवर होता है, उसी झिल्ली को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक गुहा। और उस एमनियोटिक गुहा में होता है एमनियोटिक द्रव्य। उसी एमनियोटिक द्रव्य के द्वारा सेक्स की जांच की जाती है कि लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, तो मानव भ्रूण जो सुरक्षित है वो कहाँ है, एमनियोटिक गुहा के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या होंगे, आपके सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियॉन का, प्रोटीन की, अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव्य का या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बताइए क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। जो एमनियोसेंटेसिस की क्रिया होती है, और एमनियोसेंटेसिस की क्रिया को आप हिंदी में बोलते हो उल्वभेदन। क्या बोलते हो, उल्वभेदन। उल्वभेदन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी जांच से ये पता चलता है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित तो नहीं है। ठीक है, या ये भी इससे पता चलता है कि जो माँ के गर्भ में भ्रूण है वो गर्ल्स है या बॉय है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे आपके, डी सही होंगे कि एमनियॉन का, एमनियोटिक द्रव्य का। ठीक है,
एमनियॉन की एक गुहा होती है जिसमें अमनियोटिक द्रव्य होती है जिसके द्वारा एमनियोसेंटेसिस की विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कापड़ किसके बचाव का कार्य करता है? अंडोत्सर्ग का, निषेचन का, अंडे की परिपक्वता का, या इनमें से कोई नहीं। कापड़ क्या होती है? रासायनिक विधि होती है। ठीक है, कापड़ क्या होती है? टी आकार की क्या है? संरचना है। अब इस टी आकार की संरचना को कहाँ पे, ठीक है, ये जो गर्भाशय होगा, ये गर्भाशय की क्या है, जो दीवार है, इस गर्भाशय की दीवार में यहाँ पे एक टी आकार की क्या होती है? संरचना होती है। इस टी आकार की संरचना को क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए किसी नर्स की क्या होगी? जरूरत होगी, है ना। अब ये क्या होते हैं? तांबा मोचक होते हैं, क्योंकि ये तांबे का बना होता है। इनमें क्या करते हैं? आयन को, ठीक है, कॉपर आयन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जब इस गर्भाशय के अंदर इस कॉपर टी का यूज होता है, जैसे ही कॉपर आयन को क्या करते हैं? हमेशा रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? जब वीर्य सेचन की क्रिया हुई, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शुक्राणु पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही शुक्राणु आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा? इनकी गति को क्या कर देगा? एकदम धीमी कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही गति की धीमी करेगा तो इनकी जितनी एक चाल होनी चाहिए यहाँ पे पहुंचने के लिए, इस एम्पुला के पास पहुंचने के लिए, इतना ही मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा यही क्या कर जाएंगे? रह जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ही रह जाएंगे तो ये कौन सी क्रिया को रोकेगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकेगा, यानी कि निषेचन की क्रिया को क्या करेगा? रोकेगा। तो कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? तो कॉपर टी निषेचन को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी आपके सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, कॉपर टी का कार्य क्या है? ठीक है, युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन की जांच करना। तो यहाँ पे क्या होगा? निषेचन को रोकना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संचारित रोग है? टाइफाइड है, मलेरिया है, हैजा है, या साइफिलिस है? सिफिलिस है। ठीक है, यहाँ पे सिफिलिस होता है, सिफिलिस। तो यौन संचारित, ठीक है, अगर कोई संचारित रोग है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संचारित रोग वे रोग होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइफाइड जो हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, ये आपके संचारित रोग नहीं है, यानी कि स्टडी के अंतर्गत नहीं आएंगे। यहाँ पे एक सिफिलिस रोग जो है, ये है यौन संचारित रोग, जो लैंगिक संपर्क के द्वारा, संभोग की क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होंगे? पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी होगा। तो आप सभी को जितनी भी क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको करवाई हूँ, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन है वो 2010 से लेके 23 तक के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप सभी लोग सीरियस होकर तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आऊंगी मैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय।